सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। ठीक है, रिटर्न्स क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है अगर आप लोग रिटर्न्स फाइल करते हो। आप लोगों ने अगर जीएसटीआर 1 फाइल किया तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपने सेल्स कितना किया। ओके, तो जीएसटीआर 1 डायरेक्टली अपन रिटर्न्स पर आएंगे। जीएसटीआर 1, दिस इज द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, ये किस किस को फाइल करना है? सभी को फाइल करना है, सभी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बट एक्सक्लूडिंग आईएसडी, एनआरटीपी, कंपोजिशन पर्सन, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इन लोगों को फाइल नहीं करना है क्योंकि इन लोगों के लिए अलग रिटर्न्स प्रिस्क्राइब्ड है। अभी जीएसटीआर 1 जो होता है उसमें सेल्स का डिटेल डालना है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी टू फाइल जीएसटीआर 1? आंसर इज, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 सीआर है, देन इन दैट केस आप लोग क्वार्टरली फर्निश कर सकते हो। बेनिफिशियल प्रोविजंस आर ऑलवेज ऑप्शनल। अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है फिर भी मंथली कर सकते हो। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप लोग को कंपल्सरीली मंथली फाइल करना पड़ेगा। क्वार्टरली फाइलिंग का ड्यू डेट है क्वार्टर खत्म होने का जो नेक्स्ट मंथ है उसके 13 तक, एंड अगर मंथली है तो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। क्लियर है? अभी जीएसटीआर 1 किसको फाइल करने नहीं दिया जाएगा? जिन जिन भी पर्सन ने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया है। ओके, मतलब करंट मंथ का अगर जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया है तो भी नहीं मिलेगा। ओके, पिछली बार का जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं किया है तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अ पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड जीएसटीआर 3 बी फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ्स। ठीक है, पिछले 2 महीने का जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया, या फिर क्यूआरएमपी स्कीम वाला आप हो तो फिर आप लोग को 3 बी क्वार्टरली फाइल करना होता है। आपने पिछला 3 बी क्वार्टरली फाइल नहीं किया, या फिर आपने 86 बी का कंप्लाई नहीं किया, तो इस केस में आप लोग को जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा। ओके, इसमें और एक पॉइंट ऐड हो चुका है अमेंडमेंट के थ्रू। जीएसटीआर 1 ऑफ सक्सीडिंग मंथ नॉट अलाउड इफ द प्रीवियस मंथ्स जीएसटीआर 1 इज पेंडिंग। ओके, पिछला जीएसटीआर 1 अगर बाकी है तो करंट मंथ का जीएसटीआर 1 नहीं भरने दिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे जीएसटीआर 1 में क्या क्या शो करना है आप लोग को। इनवॉइस का डिटेल्स शो करना है, कब करना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो बेसिकली क्या क्या शो करना है वो देख लो। बी टू बी सप्लाईज, बी टू सी सप्लाईज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एडवांस कितना मिला, एच एस एन वाइज डिटेल्स। ठीक है, इनवॉइस नंबर, कहाँ से कहाँ तक आपने इस मंथ में बेचा, वो सब डिटेल्स यहाँ पर आप लोग को देना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बी टू बी इनवॉइसेस में, बी टू सी इनवॉइसेस में बेसिकली इनवॉइस वाइज डिटेल देना है कि कंसोलिडेटेड। तो एक चार्ट दिमाग में बनाना है। अगर बी टू बी ट्रांजेक्शन है, अगर बी टू बी ट्रांजेक्शन है तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाएगा। ठीक है, सबसे पहला फिक्स कर लो दिमाग में। अगर बी टू बी ट्रांजेक्शन है, दैट इज आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा, तो आप लोग को इनवॉइस वाइज ही डिटेल्स देना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, अगर बी टू सी बेचा तो यहाँ पर हम लोग बाइफर्केशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बाइफर्केशन करेंगे। अगर इंट्रास्टेट बेचा, बी टू सी इंट्रास्टेट, बी टू सी इंट्रास्टेट, देन इन दैट केस कंसोलिडेटेड डिटेल दिया जाएगा। कंसोलिडेटेड डिटेल का मतलब होता है कि आपने किस पर्सन को बेचा वो देने का जरूरत नहीं, आपने टोटालिटी में कितने रुपए का बेचा खाली एक फिगर दे दो। हम लोग को इनवॉइस नंबर वाइज बाइफर्केशन नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक फिगर दे दो, आपने कितना बेचा। तो बी टू सी इंट्रास्टेट अगर आपने बेचा है, आप लोग को कंसोलिडेटेड डिटेल देना पड़ेगा। अगर बी टू सी इंटरस्टेट बेचा, बी टू सी इंटरस्टेट, बी टू सी इंटरस्टेट, तो यहाँ पर आप लोग को क्या चेक करना है, क्या आपने किसी ऐसे पर्सन को तो नहीं बेचा जिसका इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है। अगर है कोई 2-4 पर्सन है जिनका इंटरस्टेट सप्लाई किया, जिनको हमने बेचा है इंटरस्टेट, एंड उनका इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है, तो ऐसे पर्सन का डिटेल आप लोग को इनवॉइस वाइज देना है। मतलब इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी रेट, जीएसटी अमाउंट, उस तरीके से। अगर इंटरस्टेट बेचा 2.5 लाख से कम इनवॉइस वैल्यू है तो उन लोग का भी आपको कंसोलिडेटेड देना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, टाइम लिमिट टू फाइल जीएसटीआर 1 ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, अमेंडमेंट कब तक कर सकते हो जीएसटीआर 1 में? 30 नवंबर और एक्चुअल एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक अमेंडमेंट कर सकते हो। क्लियर? एंड जीएसटीआर 1 में पिछले महीने का इनवॉइस आ सकता है, लेकिन करंट मंथ के जीएसटीआर 1 में अगले महीने का इनवॉइस नहीं आ सकता। नेक्स्ट द कंसेप्ट इज जीएसटीआर 2A 2B। अगर अगर मैंने जीएसटीआर 1 फाइल किया आपके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट, ओके, तो आप लोगों को ये जीएसटीआर 2A एंड 2B इन दोनों में दिखेगा। क्लियर? जीएसटीआर 2A एज वेल एज जीएसटीआर 2B आर रीड ओनली रिटर्न्स, मतलब यहाँ पर आप लोग कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। ओके, अगर इनवॉइस अप्रैल मंथ का है तो अप्रैल मंथ के 2A में दिखेगा। मई मंथ का इनवॉइस है, मई मंथ के 2A में दिखेगा। जून मंथ का इनवॉइस है, जून मंथ के 2A में दिखेगा। पिछले साल के अगस्त का इनवॉइस है तो पिछले साल के 2A में दिखेगा। आ रहा है समझ में? लेकिन 2B में कब दिखेगा? 2B इज अ स्टैटिक रिटर्न।
ओके, 2A इज द डायनामिक रिटर्न, हर बार चेंज होएगा। कोई भी सप्लायर अगर पिछले मंथ का इनवॉइस डालता है GSTR 1 में, चेंज हो जाएगा। लेकिन 2B ऐसा नहीं है, 2B क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, अगर आपने कट ऑफ डेट तक फाइल किया, कट ऑफ डेट क्या है, अगर मंथली वाला GSTR 1 है, 11th इज द कट ऑफ डेट, क्वार्टरली वाला GSTR 1 है तो फिर 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर इज द कट ऑफ डेट। तो इस कट ऑफ डेट तक अगर आप लोग फाइलिंग करते हो, ओके, तो उस पर्टिकुलर मंथ के 2B में दिखेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल, अप्रैल मंथ का इनवॉइस अगर मई 11 तक फाइल हुआ, तो यहाँ पर अप्रैल मंथ के 2B में दिखेगा। लेकिन अप्रैल मंथ का इनवॉइस अगर 11 मई के बाद फाइल हुआ, से 15 मई को, तो मई के 2B में दिखेगा, लेकिन 2A अप्रैल का ही होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये 2A 2B का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट इज GSTR 3B। GSTR 3B एक बेसिकली ऐसा रिटर्न है जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाता है। क्लियर? GSTR 1 का डेट आप लोग को पता चल गया, 11 तारीख है। तो यहाँ पर GSTR 3B का ड्यू डेट इज अराउंड 20। ओके, 20 से लेकर के 22 तक, अलग अलग डेट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर। तो स्टैंडर्ड डेट इज 28th। तो 3B किसको फाइल करना है? जिन लोगों को भी GSTR 1 फाइल करना है उन्हीं को 3B फाइल करना है। क्लियर है पॉइंट? 3B में पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। 3B में पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। 3B का फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर मोर देन 5 CR है तो फिर मंथली, अगर अप टू 5 CR है देन यू हैव द ऑप्शन टू फाइल क्वार्टरली GSTR 3B। लेकिन उस केस में भी आप लोग को टैक्स का पेमेंट तो मंथली ही करना पड़ेगा। आया समझ में? ओके। 3B में आप लोग ITC क्लेम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। GSTR 4 कंपोजिशन पर्सन का एनुअल रिटर्न होता है। GSTR 4, ओके, 30th अप्रैल ऑफ सक्सीडिंग ईयर में आप लोग को फाइल करना पड़ेगा। ओके। GSTR 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। ओके, इसमें अमेंडमेंट है। आप लोग को कब तक फाइल करना है? 13 days फ्रॉम द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ, और 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। यहाँ तक आप लोग को GSTR 5 फाइल करना है। क्लियर है? GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना है। ओके। GSTR 7 TDS वालों के लिए 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। नेक्स्ट इज GSTR 8 टैक्स कलेक्टर के लिए 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। GSTR 9 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न उन लोगों को फाइल करना है जिनका टर्नओवर करंट ईयर में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट ईयर में अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो GSTR 9 फाइल करना पड़ेगा अप टू 31st December ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। क्लियर? 9A जो कंपोजिशन पर्सन में, उन लोग को मैंडेटरी फाइल करना है, उनका टर्नओवर नहीं देखना है 31st December ऑफ द नेक्स्ट ईयर। GSTR 9 भी अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है तो डिस्कशन नहीं करेंगे। GSTR 9C जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है करंट ईयर में, तो उन लोगों को करंट ईयर का GSTR 9C फाइल करना होगा बाय 31st December। ओके। उसके बाद GSTR 10 इज द फाइनल रिटर्न। जिन लोगों का भी नंबर कैंसिल हुआ है, ठीक है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? फाइल GSTR 10 फाइल करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन, और जो भी आपको ऑर्डर मिला कैंसिलेशन का, विच एवर इज लेटर से लेकर के 3 मंथ में आप लोगों को क्या करना है? GSTR 10 फाइल करना होगा। क्लियर है पॉइंट? ओके। GSTR 11 नॉट रिक्वायर्ड, ये अपन नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट रिटर्न। जब भी आप लोग GST नंबर लेते हो, ओके, तो जब से आप लायबल हुए तब से लेकर के जब तक नंबर मिला, इस पीरियड का जो सेल्स होता है वो आप लोग को फर्स्ट रिटर्न में डालना पड़ता है। सेक्शन नंबर 46 अपन असेसमेंट एंड ऑडिट में सीखेंगे। सेक्शन नंबर 47 लेट फीस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CA इंटर स्टूडेंट्स। ओके, इंटर लेवल पर लेट फीस का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर लेट फीस का क्या कंसेप्ट है? अगर आप लोग रिटर्न्स लेट फाइल करते हो तो गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी चार्ज करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली लेट फीस। तो GSTR 1 3B या फिर 4 अगर नील है आपका, ओके, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? लेट फीस ₹10 पर डे CGST, ₹10 पर डे SGST। ठीक है, मतलब ₹20 का आपका लेट फीस स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कितना रहेगा? ₹250 CGST, ₹250 SGST। अगर GSTR 3B 1 4 अगर आप लोग फाइल कर रहे हो, आपका आपका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 CR है। ओके, नील रिटर्न नहीं है, बट आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR तक है, तो ₹25 CGST, ₹25 SGST इज द लेट फीस। अपर कैप वुड बी ₹1000 CGST, 1000 SGST। क्लियर है? अगर 3B और 1 फाइल कर रहे हो, हैविंग टर्नओवर मोर देन 1.5 CR, देखो GSTR 4 में मोर देन 1.5 हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन वाले के लिए 1.5 ज्यादा लिमिट ही नहीं है। तो 1 और 3 भी अगर आप फाइल करो, आपका टर्नओवर 1.5 CR से ज्यादा है, तो यहाँ पर सेम लिमिट, सेम आपका लेट फीस रहेगा, ₹25 CGST, ₹25 SGST, बट अपर कैप चेंज हो जाएगा, 2500 CGST, 2500 SGST। ओके। GSTR 7 अगर आप लोग लेट फाइल कर रहे हो, तो इन दिस केस आप लोग को पे करना पड़ेगा ₹25 CGST, ₹25 SGST, एंड जो अपर कैप रहेगा वो भी आपका सेम रहेगा। ओके, 1000 रुपीज CGST, ₹1000 SGST, ये अपर कैप रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट।
जीएसटीपी दैट इज जीएसटी प्रैक्टिशनर, ये कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है एग्जाम के लिए। ओके, सीए इंटर में थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, मैंने देखा हुआ है। तो एक बार मैं खाली कंसेप्ट बता देता हूँ। जीएसटीपी जो होता है, वो लोग जीएसटी में प्रैक्टिशनर होते हैं, उन लोग को एक नंबर दिया जाता है, ओके, थ्रू दिस एसोसिएशन। तो यहाँ पर वो लोग जीएसटी रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन आता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर से कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जीएसटीपी क्या काम कर सकता है? जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता है, ओके, जीएसटीआर 3 भी, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 फाइल कर सकता है, 9 सी नहीं कर सकता, ओके। उसके बाद कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कर सकता है, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, ईवे बिल वगैरह बना सकता है, चालान भर सकता है, ओके। ITC 04 जो जॉब वर्कर को भेजते हैं, वो वाला जो रिटर्न है वो भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जीएसटीपी कर सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूआरएमपी स्कीम, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्यूआरएमपी स्कीम क्या होता है, सुनो। जीएसटीआर 1 जो है वो पहले से ही क्वार्टरली था, ओके, जिसका टर्नओवर 1.5 CR तक है। लेकिन जीएसटीआर 3 भी सभी के लिए मंथली हुआ करता था। तो अमेंडमेंट ला करके लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटीआर 3 को भी क्वार्टरली किया। लेकिन जीएसटीआर 3 क्वार्टरली होने की वजह से आपका पेमेंट भी क्वार्टरली हो जाएगा क्या? नहीं, पेमेंट आपको मंथली ही करना है, पेमेंट मंथली रहेगा, ओके। तो जीएसटी रिटर्न दैट इज 3B क्वार्टरली फाइल करने का आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज कब कर सकते हो? जब आपका टर्नओवर अप टू 1.5 CR, सॉरी अप टू 5 करोड़, रियली सॉरी। अगर आपका जीएसटीआर 3 क्वार्टरली आपको करना है, तो आपका टर्नओवर अगर 5 CR तक है, तो आप लोग 3B को क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हो। कब तक ऑप्ट करना है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ। एक एग्जाम्पल लेंगे, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर। अगर आपको जुलाई अगस्त सितंबर के पीरियड का 3B क्वार्टरली फाइल करना है, तो आप लोग को 1 मई से लेकर के 31 जुलाई तक गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम लोग अगले मंथ में क्वार्टरली फाइलिंग करने वाले हैं। क्लियर है? समझ में आया पॉइंट? ओके। अब यहाँ पर एक मैं आईएफएफ के ऊपर कंसेप्ट बताऊंगा आप लोग को। आईएफएफ क्या होता है? जिन लोग का भी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली होता है, ओके, तो मंथली वो लोग सेल तो कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न कैसे भर रहे हैं? क्वार्टरली। तो जो उनका रिसिपेंट है वो 3 महीने में एक बार क्रेडिट ले पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी निकाला, इसको अपन बोलते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अगर आपका क्यूमुलेटिव टर्नओवर अप टू अ क्वार्टर 50 लाख रुपीज तक है, ओके, इन ईच ऑफ द मंथ, देन ओनली आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड मंथ तक का ही कर सकते हो। थर्ड मंथ में तो आप लोग को जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करना ही पड़ेगा। आईएफएफ में क्या डिटेल्स डालना है, कब तक डालना है? आंसर इज 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक डिटेल्स डालना है। कौन सा डिटेल डालना है? B2B डालना है, ओके, एंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट। B2B डेबिट नोट क्रेडिट नोट। आपको ये इंश्योर करना है कि 50 लाख के ऊपर वैल्यू नहीं जाना चाहिए, हर मंथ में 50 लाख के ऊपर का वैल्यू नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? ओके। तो अपना आईएफएफ कंसेप्ट हो गया। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न मतलब क्वार्टरली 3B, बट पेमेंट इज मंथली। अब पेमेंट मंथली करने का दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकंड ऑप्शन सेल्फ असेसमेंट मेथड। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अभी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में अगेन दो पार्ट। आपका पिछला रिटर्न क्वार्टरली था या मंथली था? अगर आपका पिछला रिटर्न क्वार्टरली था, तो उस क्वार्टर में आपने जितना भी कैश में जीएसटी पे किया, उसका 35% आप लोग को करंट क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स में पे करना है। क्लियर है पॉइंट? अगर आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आपने ऑप्ट किया, पिछले बार का आपका रिटर्न मंथली था, तो पिछले क्वार्टर के लास्ट मंथ, पिछले क्वार्टर के लास्ट मंथ में जितना भी आपने कैश में पे किया, उतना ही आप लोग को फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द करंट मंथ में पे करना है। क्लियर है पॉइंट? ओके। अगर कुछ शॉर्टफॉल होता है, तो आप लोग को क्वार्टर के 3B के ड्यू डेट तक पे करना है। अगर पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। कब से कब तक लगेगा? क्वार्टर का जो 3B का ड्यू डेट है वो खत्म होने के बाद से लेकर के जब तक आप शॉर्टफॉल का पेमेंट कर लेते हो, तब तक इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड मतलब कि हमने खुद ने ही हमारा सेल डिटरमाइन किया, हमने खुद ने ही हमारा आईटीसी डिटरमाइन किया, परचेज डिटरमाइन किया, एंड जीएसटी पे कर रहे हैं। ओके। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? आप लोग को आपका आउटपुट माइनस इनपुट इस तरीके से पेमेंट करना होगा। ओके। अगर आप लोग का शॉर्टफॉल पड़ता है, मतलब आप लोग को थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर में मालूम पड़ता है कि आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में कुछ कम जीएसटी पे किया, तो वो शॉर्टफॉल आप लोग को कब तक पे करना है? बाय द जीएसटीआर 3B का क्वार्टरली का जो ड्यू डेट है, तब तक आप लोग को पे करना है। समझ में आया? अगर आप लोगों ने तब तक पे नहीं किया, ओके, तो आपको इंटरेस्ट कब से लगेगा?
जब भी फर्स्ट मंथ का ड्यू डेट था, उधर से लेकर के फर्स्ट मंथ के ड्यू डेट से लेकर के जब तक आप पे कर रहे हो तब तक का इंटरेस्ट लगेगा इन सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेकंड मंथ के किस में, सेकंड मंथ का ड्यू डेट था उधर से लेकर के जब भी आप पे कर रहे हो तब तक का इंटरेस्ट लगेगा फॉर द सेकंड मंथ शॉर्टफॉल, समझ में। एंड थर्ड मंथ का जो भी करंट 3B का ड्यू डेट है उसके बाद से लेकर के जब भी आप लोग पे कर रहे हो तब तक का, आया समझ में। तो ये भी कंप्लीट विद फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड। अगर आपके पास ऑलरेडी कैश लेजर बैलेंस पड़ा हुआ है कैश में, ओके, तो आप लोग को यहाँ पर जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है एज पर क्यूआरएमपी स्कीम। ओके, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड क्यूआरएमपी स्कीम में पेमेंट कब तक करना है, 25th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग मंथ। मतलब अभी समझो अप्रैल मंथ का लायबिलिटी मेरे को, सॉरी मार्च का पे करना है, तो मेरे को 25 अप्रैल तक पे करना है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रिटर्न। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेसिफिक अथॉरिटीज को बोल सकता है कि आप लोग हमको इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश करो। ओके, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोल सकती है कि आप लोग इनकम टैक्स में लोग कितना टर्नओवर डिस्क्लोज कर रहे हैं उतना आप हमको बताओ, ताकि हम लोग जीएसटी में उनको नोटिस इशू कर सकें। तो उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन रिटर्न। तो इंफॉर्मेशन रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह को फाइल करना पड़ेगा। अगर डिफेक्टिव रिटर्न होगा तो इनकम टैक्स रिटर्न उसको रेक्टिफाई कर देगा विद इन 30 डेज। ओके, अगर टाइम लिमिट में इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश नहीं किया, ओके, तो यहाँ पर पेनल्टी अपना लेट फीस लग सकता है इन लोग को, 100 रुपीज CGST, 100 रुपीज SGST। ओके, अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल नहीं किया तो यहाँ पर उनको एक नोटिस दिया जाएगा कि प्लीज फाइल कर लो। तो आप लोग को नोटिस मिलने के 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा, 90 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद द रिटर्न्स चैप्टर।